हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये आपको पता है कि हमारा 25 डेज प्लेज है, उसका हम डेट 10 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे कंसेप्ट आपको आज की क्लास में समझने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको पता है कि ये पेपर डिले हुए हैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, आप उनका एडवांटेज ले सकते हो। तलवीरस मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में आप अपने क्रेडिट्स को यूज करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता चली गया है कि जो प्रिपरेशन हम लोगों ने करवाई है उससे कितनी सारी चीजें पेपर में पूछी जा रही हैं। ऑलमोस्ट 100% है वो पेपर में पूछा जा रहा है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपको पेपर 1, पेपर 2, कॉमर्स, मैनेजमेंट और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने टेस्ट सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, आपको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज उसको लेफ्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम की न्यू अपडेट आई है, अगर आप लेफ्ट कर दोगे तो आप उसे दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आप वहीं पे रहिए, आप लोगों के फायदे के लिए चैनल बनाया गया है, क्योंकि इसके बाद फिर आप मुझे मैसेज मत कीजिएगा सर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, चैनल प्राइवेट हो गया है। तो इस वजह से चैनल को लेफ्ट मत कीजिएगा। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है अगर लेफ्ट कर दिया तो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर पीडीएफ, ठीक है, मैं वहां पे शेयर करूंगा और आप लोगों को सरप्राइज पता चली गया होगा। इतना बड़ा सरप्राइज मैं आपके लिए लेके आया हूं। 5 मैराथन्स लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए कल सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक लगातार 5 दिन 5 मैराथन चलने वाली हैं पेपर 1 की, जिसमें 100% श्योर टॉपिक्स। मैंने ऐसी मैराथन पहले भी चलाई थी, आप लोगों को याद होगा, पिछले महीने के एंड में हमने चलाई थी और कितना अच्छा रिस्पॉन्स था। आप सभी लोग ज्वाइन करो, चाहे आपका पेपर 10 दिन के बाद है, 15 दिन के बाद, चाहे 20 दिन के बाद। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो इसका एडवांटेज आप जरूर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और टेलीग्राम पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, वहां पे मैंने प्रॉपरली आपको बता रखा है कि आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज इसको मिस मत कीजिए। स्टूडेंट्स की फीडबैक ऐसी आ रही है कि अगर आपने मेरी मैराथन क्लासेस को मिस किया तो इसका सिंपल सा मतलब आप अपने जेआरएफ को मिस कर दोगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम एट। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो क्या होता है, किस पर्पस के लिए किया जाता है। सब्जेक्टिव एनालिसिस, देखो सब्जेक्टिव तो नहीं आएगा तो ऑप्शन के हिसाब से चलो सब्जेक्टिव तो कट गया। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड देयर एफिलिएशंस, जनरेट रिसर्च क्वेश्चन एंड वैलिडेट दोस क्वेश्चंस एंड कंडक्ट मल्टीपल टास्क बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग। अब खुद बताइए, रिसर्च का जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो किसके लिए होता है, क्योंकि आप एक नई रिसर्च कर रहे हो, उस पर जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में जानने के लिए। मतलब यू जस्ट वांट टू जनरेट अ रिसर्च क्वेश्चन, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। मतलब आप एक ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहते हो, एक क्वेश्चन जनरेट करना चाहते हो जिसका आप आंसर फाइंड आउट करना चाहते हो। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के मेरे लेसन को जाके देख सकते हो, अनअकैडमी पे भी प्रोवाइड किया हुआ है और मैंने यूट्यूब पे भी प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब रिसर्च मैंने जितने अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखी है ना, आप एक बार वो सारे लेसन देख लीजिए। 27 के करीब मैंने लेसन दिए हुए हैं, उसके बाद आपको रिसर्च का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोस क्वेश्चंस। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, छोटा सा होमवर्क नहीं है, इस चीज को आपको अगर कर लोगे तो पेपर में हेल्प होगी। आप ना गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि कौन कौन सी रिसर्च होती हैं, वो कौन कौन से पर्पस के लिए होती हैं और कौन कौन सी रिसर्च को हम जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कौन कौन सी रिसर्च में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और कौन कौन सी रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं बनाते। तो पूछा है कि किसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टर, इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, फिनोमिनोलॉजी एंड नैरेटिव रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च। तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते हो तो हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि
एक्सपेरिमेंट का मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशन देख रहे हो और उन वेरिएबल के बेसिस पे ही हम क्या बनाते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। और एक्सपोस्ट फैक्टो को क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मतलब जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। राइट, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को अच्छे से पढ़ के जाइए पेपर से पहले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव के कौन कौन से मेथड हैं, क्वालिटेटिव के कौन कौन से मेथड हैं, इनके डिफरेंस के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट दिस मेथड। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में समझाता भी जाता हूं ताकि पेपर में जाके आपको इन चीजों से काफी हेल्प हो जाए। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या हुआ? Avoid positivist assumption and data analysis, subscribe to pre-existing categories, collect data in numeric form या use empirical method of data analysis। देखिए अगर आपने मेरा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला मेथड लेक्चर देखा है तो वहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच होती है ना वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जिसको आप डिडक्टिव भी बोलते हो, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म था वो क्या था, वो इंडक्टिव रिसर्च था और उसको हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था? अवॉइड पॉजिटिविस्ट अजम्पशन एंड डाटा एनालिसिस। मतलब जो पॉजिटिविज्म वालों ने अप्रोच दी थी उसको क्या करना, उसको अवॉइड करना, उससे दूर हटके अपनी चीजों को सामने लेके आना। मतलब इन्होंने बोला था कि तुम साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। राइट, जैसे पॉजिटिविस्ट वो लोग बोलते थे क्वांटिटेटिव की यार जो सोशल साइंस है ना उसमें साइंस को अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि साइंस ही असली रियलिटी है, साइंस के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। बट उसके बाद जो लोग आए थे उन्होंने बोला था कि नहीं, साइंस सब कुछ नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी मैटर करती है। तो उन्होंने ये बताया था, पॉजिटिविस्ट वाली अप्रोच को निकाल के क्वालिटेटिव अप्रोच को इस्तेमाल किया था। और ये कुछ क्वालिटेटिव टाइप की है। ठीक है, बेसिक और इंटरप्रेटिव, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, ग्राउंडर थ्योरी, हिस्टोरिकल, एथनोग्राफिक, नरेटिव और फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, ये जरूर से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूं तो इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा क्योंकि रिसर्च में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। Okay, a researcher failed to reject the null hypothesis in his research. What implication will it carry for his principal research hypothesis? देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जब आप बनाने लगोगे ना तो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है। पहले एक बात समझ लीजिए, नल हाइपोथेसिस होता है जिसको आप रिजेक्ट करना चाहते हो। ठीक है जी, नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसको आप रिजेक्ट करना चाहते हो क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और आपका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है जिसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो रिजेक्ट करने में असफल हुआ। रिजेक्ट करने में असफल होना मतलब फेल टू रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब अगर उसका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो अल्टीमेटली जो उसका रिसर्च हाइपोथेसिस था वो क्या हो जाएगा? वो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। देखो, नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट होना और अगर वो इसको एक्सेप्ट किया तो जो अल्टरनेटिव है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इसको रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिव हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हाइपोथेसिस के लेक्चर में मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो। तो उसने वो रिजेक्ट करने में फेल हो गया, इसका मतलब उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ा। सो रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज द राइट आंसर। तो रिसर्च हाइपोथेसिस को अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है इट इज आल्सो नोन एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद ठीक है, ये सारी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। ये क्वेश्चन मतलब मैं देखूंगी कि 5वीं 6वीं बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। एक्शन रिसर्च इतना फेवरेट टॉपिक हो गया है ना एनटीए वालों का कि कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं होती जहां से यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट एंड एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में कैसा किया जाता है? आप सिंपल से अगर आप कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करोगे तो क्या देखोगे कि सबसे पहले तुम रिफ्लेक्ट करोगे, प्लान करोगे, ऑब्जर्व करोगे या पहले एक्ट करोगे? ऑब्वियसली बात है तुम प्लान करोगे। तुम ऑप्शन के हिसाब से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। सो प्लान करेंगे पहले, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व और फिर रिफ्लेक्ट। क्योंकि रिफ्लेक्शन कहां पे आएगा? सबसे लास्ट में आएगा, और प्लान कहां पे आएगा? सबसे पहले आएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेम डिट्टो क्वेश्चन आता है हर बार। मतलब ऐसे पागल लोग हैं ना, वर्डिंग भी चेंज नहीं करते थोड़ी बहुत कि चल यार थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें। डिट्टो क्वेश्चन बना के आपको हर बार दे देते हैं और 2 नंबर फ्री के होते हैं आपके। राइट, सो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस होता है।
कितना आसान क्वेश्चन था। हाइपोथेसिस क्या होता है? अ सर्टेन एंड एस्टैब्लिशिंग फाइंडिंग, द पार्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी ऑफ वैल्यूइंग डाटा एंड टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन। आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस एक ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसकी वैलिडिटी के बारे में हमें पता नहीं होता, वो एक्सेप्ट भी होता है और आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। सो टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन, जो कि एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि हाँ ये चीज इस तरीके से हो सकती है। राइट, हाइपोथेसिस से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ध्यान से देख लीजिए, जितने क्वेश्चन मैं जून के करवा रहा हूं ना, आपने मेरे जो कम्युनिकेशन की सीरीज है उसमें देखा होगा, यहां पे भी देखा होगा, मैं सारी यूनिट्स करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कंसेप्ट बेस्ड नहीं था। इस वजह से मैं बार बार आपको बोलता हूं कि कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो, बेसिक्स को स्ट्रांग किया करो। जितने बेसिक स्ट्रांग होंगे उतना पेपर को बनाना आसान हो जाएगा। पोजीशन पेपर कौन से पेपर होते हैं? पोजीशन पेपर्स बेसिकली वो पेपर्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी इशू को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, और उसके स्टेटस को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था। तो एक बात हमेशा याद रखिए, पेपर में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उसमें से आप ये समझ के लिखिए कि 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट होंगे, ठीक है जी, बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट होंगे, जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो कभी भी घबराते नहीं है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं है, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ना किसी टीचर ने पढ़ाया। तो ऐसी मेंटेलिटी लेके कभी भी पेपर में नहीं जाते हैं। हो सकता है 2, 4, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो, उन क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, उन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो आपको आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 100 में से 100 नंबर नहीं लेना है, आपको वही 70+ के करीब नंबर लेने हैं और वो बड़ी आसानी से आप ले सकते हो। सो हाईलाइटिंग द ऑफ इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस क्या होता है हमारा, ये जो पोजीशन पेपर्स होते हैं उसका सही आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के मतलब फीचर्स बताया हुआ है कि कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। देखिए, मैंने अगर आपने कम्युनिकेशन की सीरीज देखी है ना, वहां पे मैंने ये तरीका बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन में या तो आप ऐसी ऑप्शन को पकड़ो जो 100% ट्रू है, या एक ऐसी ऑप्शन पढ़ो जो 100% लेस है, और फिर क्या करते जाओ, फिर ऑप्शन से डिलीट करते जाओ। देखो ध्यान से सुनो, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है। क्वालिटेटिव से मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे आप चौथी ऑप्शन पढ़ते हो तो न्यूमेरिक डाटा, क्या न्यूमेरिक डाटा इस्तेमाल होता है क्वालिटेटिव में? बिल्कुल नहीं होता। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो मतलब जहां जहां पर चौथी ऑप्शन आपको नजर आएगी, पहले आप उसे उड़ा दीजिए। जैसे ये एक ऑप्शन आपकी यहां से खत्म होगी। कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो तो आप स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को यूज करोगे ना, क्योंकि क्वांटिटेटिव तो है नहीं, ये तो है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। तीसरा तो आएगा, ठीक है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है, ओके। क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन, ये भी आएगा। स्टेटिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन इन अ ब्रॉड वे। अब मुझे खुद बताइए, आप इंफॉर्मेशन तो कम इंडिविजुअल से ले रहे हो और ब्रॉड वे की बात कर रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च इट इज इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है ना। आप एडिसन सॉरी और जो न्यूटन वाली एग्जांपल मैंने आपको समझाई थी उसको दिमाग में रखो। क्या वो बहुत ब्रॉड वे में उसको लेके जाना चाहता था? नहीं, उसने तो सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो 1, 3 और 5 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। इवन कि अगर आपको सारा क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो भी आप ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। बट उसके लिए आपकी एक एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन की काफी सारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। सो ऑप्शन 1, 3 और 5 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। ये मतलब सेकंड और 4th ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। क्वालिटेटिव रिसर्च की सारी टाइप्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केस स्टडीज क्या होती हैं? व्हाट आर द केस स्टडीज? मैंने आपको बहुत बार डिटेल में बताया है। केस स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड रिलेटेड कंडीशंस। केस स्टडी क्या होती है? एक सब्जेक्ट के बारे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप करते हो, और ये दोनों तरीके से हो सकती है। ये एक्चुअल केस स्टडी भी हो सकती है और हाइपोथेटिकल केस स्टडी भी हो सकती है। तो केस स्टडी के बारे में आई होप कि आपको सभी को पता होगा कि केस स्टडीज एक्चुअली में होती क्या है। सो इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस। अब ये एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी भी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी भी हो सकती है, और एक्सप्लेनेटरी भी केस स्टडी हो सकती है। और एक बात यहां पे मैं और बता देता हूं, आपको ना इन सारी टाइप्स के ना क्वेश्चंस पता होने चाहिए कैसे बनते हैं। लाइक आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यार ये कौन सी रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, या फिर एक्सप्लेनेटरी है। एक्सप्लोर
कॉज एंड इफेक्ट सिर्फ एक्सप्लोर करती है कॉज एंड इफेक्ट को, ये क्या करती है, डिफाइन करती है। और एक्सप्लोर में पहले एक्सप्लेन मतलब जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आ जाती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आ जाती है, एक्सप्लोर कॉज एंड इफेक्ट की बात करती है और डिस्क्रिप्ट पे उस चीज को डिस्क्राइब करती है, राइट। टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा, टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा कौन से होते हैं? देखिए जो प्राइमरी रिसर्च होती है, प्राइमरी डाटा आपने पढ़ा होगा, सेकेंडरी डाटा पढ़ा होगा, जब दोनों को मिला देते हैं तो कौन सा डाटा बन जाता है, दैट बिकम्स द टर्शरी। इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा से जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो उसको कौन सा डाटा बोल दिया जाता है, टर्शरी डाटा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट, ये एक नई चीज देखने को मिली थी, तो एक मैं आपको यहाँ पे छोटा सा होमवर्क देता हूं। फिलॉसफी का रिसर्च, एथनोग्राफी, ये दो रिसर्च को आप थोड़ा सा ना डिटेल में एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ से जो क्वालिटेटिव रिसर्च है या ग्राउंडेड थ्योरी वगैरह, पायलट स्टडी, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिससे आपको कुछ टिपिकल तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट अगर आपने एक बार इनको गो थ्रू भी किया होगा ना तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क है, फिलोसफिकल रिसर्च, एथनोग्राफी रिसर्च, ठीक है, कल्चर की स्टडी जो होती है, और इस तरीके, और फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। एक फिलोसफिकल रिसर्च हो गया, एक फिनोमिनोलॉजी हो गया और एक हो गया एथनोग्राफी, ठीक है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च है तीनों टाइप्स, ठीक है। इसका आंसर तो हमारा एथनोग्राफी रिसर्च हो जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल की बात होती है, एक ग्रुप कल्चर में, कल्चर की, ठीक है, एथनो का मतलब होता है कल्चर, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसका पार्ट होता है, एथनोग्राफी रिसर्च का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जरूर आपका होमवर्क है छोटा सा, इसको बिल्कुल कीजिए, यहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए यूजीसी नेट के पेपर में आपको एक एक नंबर को कलेक्ट करते चलना होता है और तब जाके आपके 300 में से 180-200 नंबर आते हैं, तब जाके आपका जीआरएफ होता है। तो मैं अपने डबल जीआरएफ के एक्सपीरियंस से आपको हर चीज बताने की कोशिश करता हूं, हर चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हो। लास्ट रिसर्च टॉप क्वेश्चन आज का, क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन ए रिसर्च रिपोर्ट। देखिए क्रिटिकल वर्ड जब आपके दिमाग में आता है ना तो क्रिटिकल लिसनिंग भी होती है, क्रिटिकल रिसर्च भी होती है, क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग भी होती है। क्रिटिकल मतलब आप जब किसी चीज को एनालाइज करते हो, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल, टेस्टिंग लैंग्वेज फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिवीलिंग इट्स मिसयूज। जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब होता है जब आप सामने वाले को सुनते हो, समझते हो और उसको जज करने की कोशिश करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सामने वाले को जज करने की कोशिश की जाती है, तो क्रिटिकल का मतलब ही ये होता है। तो क्रिटिकल लैंग्वेज का मतलब भी क्या होता है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि जो बंदा लिख रहा है वो सही लिख रहा है, कहीं वो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा। मतलब मिसयूज चेक कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर जजिंग द पर्सन, आप उस पर्सन को जज करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये होता है हमारा क्रिटिकल लैंग्वेज। तो ठीक, सो पहला क्वेश्चन था थिंक अलाउड प्रोसीजर इज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 50 में से आपको 3-4 क्वेश्चन आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता। थिंक अलाउड भी एक ऐसा ही कंसेप्ट था, अगर आपने ये नहीं पढ़ा था मोस्टली, ठीक है, किसी बुक वगैरह में भी ये मेंशन नहीं होता। अगर आप कोठारी वगैरह की बुक पढ़ते हो तो फिर तो आपको इसके बारे में पता होता, बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कोई बुक पढ़ते हो तो वहां पे ये चीज नहीं होती। तो थिंक अलाउड बेसिकली कौन सा प्रोसीजर होता है, अ टेक्निक यूज टू इन्वेस्टिगेट लर्नर स्ट्रेटेजीज और परफॉर्मेंस। एक लर्नर की स्ट्रेटेजीज और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज थिंक अलाउड प्रोसीजर, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें होता है, कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन, क्लैरिफाई प्रीवियस नॉलेज, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, थिंक अलाउड में आ जाती हैं। प्लेजरिज्म क्या होता है, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। प्लेजरिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म किसको बोलते हैं, क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डाटा, कॉपिंग अनकंपल्सरी मेकिंग यूज आउट ऑफ इट, कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम हर नेम, रेफरिंग टू प्रीवियस डाटा एंड वर्किंग ओवर इट विद द न्यू ऑब्जेक्टिव। तो देखिए प्लेजरिज्म सभी को पता है, आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा पता है आप लोगों को, क्योंकि आजकल तो जो पीएचडी वगैरह हो रही है, एमफिल हो रही है, वो सारी की सारी इसी के थ्रू हो रही है। मतलब लोग पूरे का पूरा रिसर्च थीसिस उठा के सिर्फ नाम चेंज करके अपनी पीएचडी कर रहे हैं। इसी वजह से तो एजुकेशन का लेवल है वो इतना नीचे जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके लिए कुछ खास रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए हुए, अगर बने भी हुए हैं तो उसको कोई प्रॉपरली फॉलो नहीं करता। तो प्लेजरिज्म बेसिकली क्या होता है, किसी दूसरे बंदे का कंटेंट है उसको अपने नाम के अंडर पब्लिश करवाना, उस बंदे को रेफरेंस, उस बंदे का रेफरेंस दिया गया, ठीक है। तो क्या होता है, अनकंपल्सरी, अनकंपल्सरी और मेकिंग यूज आउट ऑफ इट, ठीक है। तो किसी गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है। जैसे ये काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे जाके आप प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हो। बेसिकली जो लोग काफी अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली वो तो अपने रिसर्च पेपर्स को भी बेसिकली प्लेजरिज्म जो सॉफ्टवेयर आते हैं, पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके थ्रू चेक करने के बाद ही उनको पब्लिश करने के लिए भेजते हैं।
पार्टिसिपेशन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज अ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एज वेल एज वर्क सिचुएशन। अब एक खुद बात बताइए कि फंडामेंटल, अप्लाइड, इवैल्यूएशन या फिर एक्शन रिसर्च में से कौन सी रिसर्च होगी जो प्रोफेशनल और वर्किंग सिचुएशंस में चलेगी। कॉमन सेंस अगर आप थोड़ा सा भी लगाओगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि यार जो एक्शन रिसर्च होती है ना, वो आपकी वर्किंग कंडीशंस में या जो आपकी वर्किंग प्रोफेशंस या वर्किंग सिचुएशंस होती है वहां पे अप्लाई होती है। मतलब आपके सामने इमीडिएट प्रॉब्लम कहां पे आती है? इमीडिएट प्रॉब्लम कहां पे आती है? जहां पे आप काम कर रहे हो, आप क्लास में काम कर रहे हो, आप स्कूल में काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, उस टाइम पे जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन आपको कौन सी रिसर्च देती है? एक्शन रिसर्च। इसी क्वेश्चन में भी वही पूछा गया कि प्रोफेशनल एज वेल एज वर्क सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए जो रिसर्च आप इस्तेमाल करते हो उसको कौन सी रिसर्च बोल दिया जाता है? दैट इज नोन एज एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च काफी ज्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एथनोग्राफी भी इस बार काफी पूछा और फिनोमिनोलॉजी भी पूछा गया। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन डिट्टो मैंने आपको अपने 100 एमसीक्यू वाले जो कोर्स प्रोवाइड किए थे, 100 एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे रिसर्च के, कम्युनिकेशन के, आईसीटी के और लॉजिकल रीजनिंग के अनअकैडमी पे, ठीक है, वहां पे जो पूरे का पूरा डिटेल में पढ़ा रखा था। इवन कि आप वहां पे जाके अभी भी वो 100 क्वेश्चन अगर आप देख लोगे ना तो आपके इन 4 यूनिट्स के तो बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जरूर जाके उनको कवर कीजिएगा, वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बेसिक्स के को स्ट्रांग करने में बहुत हेल्प करेंगे। बताया हुआ कि जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनके बीच में लॉजिकल जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है उसके बाद क्या बनाया जाता था। तो जब हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। व्हाट वी डू, वी जनरेट द हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए काम स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप होते हैं उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने के बाद क्या बनाया जाता है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। वी क्रिएट द हाइपोथेसिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जनरेट हाइपोथेसिस। ओके, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑन द थीसिस। जो आप थीसिस बनाते हो, ठीक है, जो आपका डिस्कशन होता है उस पर जो सुपरवाइजर होता है उसका सर्टिफिकेट लगाया जाता है। मतलब किसके अंडर आपने काम किया, ठीक है, वो आपका गाइड हो सकता है, वट एवर। वो क्यों दिया जाता है? गिव नेम एंड फ्रेम टू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर की बल्ले बल्ले करवाने के लिए। क्लियर डिफरेंट बॉटलनेक्स इन द सिस्टम, गिव वेटेज टू स्कॉलर्स वर्क या इंश्योर ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी के अंडर आपने काम किया है तो उससे आपकी क्या होती है, ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज होती है। आप पता चलता है कि यार ये ओरिजिनल वर्क है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अपने ही नाम से कुछ भी पब्लिश करवा रहे हो, जैसा आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं, किताबें पब्लिश करवा रहे हैं, ठीक है, विकीपीडिया का पूरा विकीपीडिया छाप रहे हैं, तो वहां पे कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि चेक करने वाला कुछ नहीं है। इवन कि आप यूजीसी नेट की भी बहुत सारी बुक्स को देखोगे जो आ रही हैं, जो आ चुकी हैं, टोटल विकीपीडिया को उठा के वहां पे डाल दिया गया। इसी वजह से तो आपके कंसेप्ट पे काम कर, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको हेल्प नहीं करती है। तो बेसिकली सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है वो इसी चीज के लिए दिया जाता है, ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क के लिए, ठीक है। इस तरीके से यह सर्टिफिकेट होता है। आपने डेफिनेटली अपने पीजी में अपना कोई ना कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, रिसर्च की होगी। रेफरेंस सर्व द पर्पस। अब जो रेफरेंस दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, पहले तो देख लीजिए। रेफरेंस और जो बिब्लियोग्राफी होती है उसमें भी डिफरेंस होता है। बिब्लियोग्राफी का मतलब हर चीज जो आपने स्टडी की है, और रेफरेंस का मतलब जिसको आपने अपनी रिसर्च में रेफर किया। मतलब जैसे सपोज करो किताबें तो आपने 10 पढ़ी अपनी रिसर्च के लिए, बट उसमें से सिर्फ 4 किताबें हैं जिनको आपने अपनी रिसर्च में रेफर किया है। तो ये जो 10 टोटल पढ़ी है वो आपकी बिब्लियोग्राफी होती है, और ये जो 4 आपने रेफर मतलब जिसमें वो मेंशन किया है अपनी रिसर्च में, वो क्या हो जाएगा, वो आपका रेफरेंस हो जाएगा। तो रेफरेंस क्यों दिया जाता है, व्हाई यू गिव द रेफरेंस इन द रिसर्च, सो लैंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट। बेसिकली ये जो सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट हुआ, बिब्लियोग्राफी हुआ, बिब्लियोग्राफी क्यों दी जाती है, बिब्लियोग्राफी इस वजह से दी जाती है ताकि जो उस रिसर्च के बाद लोग आए उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, उनको पता चल जाए कि हाँ ये जो सोर्सेज हैं वो फॉलो कर सकते हैं। और जो रेफर किया गया है, क्योंकि आपने उसको रेफर किया है, तो बेसिकली वो आपकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है। इट सिंपली इंक्रीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो इस तरीके से रेफरेंस दिए जाते हैं। हर आप क्लास के मतलब कोई भी बुक पढ़ते हो, कोई भी रिसर्च पेपर देखते हो, तो उसके लास्ट में आपको इस तरीके के, और इसकी कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, LOCIT आता है, IBID आता है, ठीक है, वो मैं करवा चुका हूं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस लेक्चर को भी आप जाके जरूर चेक कर सकते हो। Which stage in research creates a working thesis for the research papers by specifying and organizing the category of information, research design, developing a hypothesis, review of literature, analysis of data। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप इसको लास्ट में पढ़ते हो ना तो कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप इंफॉर्मेशन को कहां पे यूज करते हो,
एंड में या स्टार्टिंग में? ऑब्वियसली बात है, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हुए ही इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, उस इंफॉर्मेशन की कैटेगरीज को देखते हो। क्योंकि जो आप रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हो ना, ऐसा नहीं होता कि आप पहली बार उसी को खुद ही बना रहे हो, उससे पहले हो सकता है काफी सारे लोगों ने उस पर काम किया हो। तो पहले आप उस काम को स्टडी करते हो, और उस काम को स्टडी करने को बोला जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि जो ऑलरेडी लिटरेचर उस चीज पे आ चुका है, लोगों ने काम किया है, उसको एक बार आप रिव्यू करते हो। सो इस तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग ऑफ मोर अटेंशन देन फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन? जिसको जनरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं, सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली देखिए, पहली, तीसरी और चौथी, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च और एथनोग्राफिकल सर्च, ठीक है, ये ऐसी रिसर्च होती है जिसको हम हाइपोथेसिस बनाने के लिए या कुछ जर्नलाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन और मीनिंग्स को और क्लैरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि आप सभी टाइप्स की रिसर्च के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, मतलब कौन सा वर्ड है, मतलब कौन सी वर्डिंग से आपको पता चलेगा ये कौन सी टाइप है, और एक लिस्ट बना लीजिए एक्सपेरिमेंटल में कौन कौन सी आती हैं, क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में, तो ये आपको काफी हेल्प करेंगे। Through which research method the manipulation of independent variable and its effect on dependent variable examined with reference to hypothesis under control condition? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिंपल वेरिएबल के बारे में आपको बता रखा है कि दो वेरिएबल्स हैं भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसको चेक किया जाता है। तो कौन सी रिसर्च होती है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो काफी आसान क्वेश्चन था, मतलब कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान आए हुए थे और कुछ क्वेश्चन से थोड़े से कंसेप्चुअल थे, बट मैं अगर पूरे 50 क्वेश्चन बोलूं ना, तो 50 रिसर्च के क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे, अदरवाइज 48 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। इवन कि अगर आपने मेरी वो 28 वीडियो जो मैंने दी हुई है, अगर आपने उतना भी कवर किया होता ना, तो इसमें से 48 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे हर शिफ्ट में, राइट। देखो, अभी बिब्लियोग्राफी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि बिब्लियोग्राफी रिसर्च रिपोर्ट में क्यों दी जाती है। बेसिकली क्या होती है, हेल्प्स द इंटरेस्टेड इन द फर्दर रिसर्च। मैंने ये क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि वो सारी बुक्स, वो सारे रेफरेंस जो आपने पहले यूज, मतलब स्टडी की हैं अपनी रिसर्च में आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरीके से जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस रिसर्च, क्योंकि देखो आपने भी तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया होगा ना, वहां पे आपने उन लोगों की बिब्लियोग्राफी चेक की होगी। उसी तरीके से जब आपकी रिसर्च पब्लिश हो जाएगी, तो जो आने वाले लोग हैं वो आपकी रिसर्च में से रेफरेंस लेंगे, वो आपकी रिसर्च में देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल होती हैं रिसर्च के लिए। ओके, द रिसर्च डिजाइन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन द रिसर्च? रिसर्च डिजाइन में क्या क्या चीजें आती हैं? सैंपल सिलेक्शन आता है, बिल्कुल आता है। फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान, बिल्कुल आता है। डिसाइडिंग अबाउट टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, ये भी आता है। हाइपोथेसिस मेकिंग नहीं आता है। कलेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी भी नहीं आता है। सो सिंपल सी बात है, 1, 2 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। रिसर्च डिजाइन का भी मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है, रिसर्च डिजाइन, आप उसको भी जाके देखिए। रिसर्च डिजाइन बेसिकली क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें आप अपनी पूरी रिसर्च के बारे में बोलते हो, लिखते हो, समझते हो कि जो आपकी रिसर्च होने वाली है वो कैसी होने वाली है, कौन कौन सी चीजें उसमें होने वाली हैं, बेसिकली कौन सा मेथड आप डाटा कलेक्शन का यूज करोगे, कौन सा मेथड आप सैम्पलिंग का यूज करोगे, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिसर्च व्हाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इफ एन ऑब्जर्वर रेफर्स टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द रेटिंग गिवन टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन, दिस इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज हॉलो इफेक्ट। ठीक है, हॉलो इफेक्ट का मतलब होता है एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आप पूरी रिसर्च को बना लेते हो। ठीक है, तो ये एक बार आप सारे जो इफेक्ट्स होते हैं उनको जरूर से चेक कर सकते हो, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपेयर टू कि जो हम रिसर्च करते हैं तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम बनाई जाती है वो किस तरीके से होती है, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग द वॉल ऑफ अ हाउस, पेंटिंग द डोर ऑफ अ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्टिंग द सीलिंग ऑफ अ हाउस। देखिए, आपकी जो पूरी रिसर्च होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम पे बेस्ड होती है। तो इसका मतलब किसी घर की जैसे नींव रखी जाती है, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग जैसे होती है, तो मतलब किसी भवन की नींव रखना, उसी तरीके से क्या होता है हमारा ये जो हमारी रिसर्च है वो होती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारी रिसर्च काम करती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से पहले फाउंडेशन बनाई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता है तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते थे।
मेल्ड क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड कलेक्टिव क्वेश्चनेयर आर इंस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी पर्सनल सोर्सेज या प्राइमरी सोर्स या टर्शियरी सोर्स। मतलब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, किसी की इंटरव्यू लेते हो या किसी को क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं, तो वो कौन सा टाइप होता है? दैट इज बेसिकली प्राइमरी डाटा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और ये मेल क्वेश्चनर, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो हमारी अलग अलग इंटरव्यूज होती हैं या क्वेश्चनर्स होते हैं, इन सभी को इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब डाटा से आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा गया और इस बार भी पूछे गए। डाटा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कितने तरीके का होता है ना। इससे पहले हमने एक टर्शियरी सोर्स का इंफॉर्मेशन का भी टॉपिक पढ़ा था, एक हमने सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में भी क्वेश्चन आया। मतलब 3-4 क्वेश्चन है वो आपको डाटा में से ही पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं, ये सारे इसी के अंडर कवर होते हैं। हाइपोथेसिस शुड बी कंसेप्चुअली, जो आप हाइपोथेसिस बनाते हो वो क्या होना चाहिए? बेसिकली कन्वेरिएंट, कॉम्प्लेक्स और जेनरिक, कॉम्प्लेक्स, टफ, जनरल, सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक या ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जो हाइपोथेसिस है वो आपका क्या है? एक तरीके से बेस है, जो आपकी सारी रिसर्च है उसी पे बेस्ड होती है। तो सबसे पहली बात तो वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, मैं हाइपोथेसिस पे आपको डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाके जरूर से देख लीजिए। सो ये सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ स्पेसिफिक भी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में तुम हाइपोथेसिस बना रहे हो तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि आपकी पूरी रिसर्च है वो आपकी हाइपोथेसिस पे ही बेस्ड रहती है। The study of why does stressful result in heart attack can be classified as, मतलब देखिए ये क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी कि ये कौन सी रिसर्च होती है। हम क्या कर रहे हैं, why does stressful result in heart attack, क्योंकि स्ट्रेस है वो हार्ट अटैक को क्यों लीड करता है। तो मतलब क्या आप 100% श्योर हो कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आता है? ये आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप सिर्फ चीजों को स्टार्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अभी तो हम सिर्फ चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो डिस्क्राइब तो तभी होगा जब क्लियर कट पिक्चर आएगी हमारे सामने। आपको याद होगा मैंने आपको कंसेप्ट बताया था EDC, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, या कॉजल जो हमारी कोरिलेशन जो हमारी होती है कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च। तो ये होता है हमारा एक्सप्लानेटरी रिसर्च, मतलब जब आपको प्रॉब्लम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एक्सप्लानेटरी रिसर्च। ठीक है, ये होती है हमारी एक्सप्लानेटरी रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? एथनोग्राफिक रिसर्च या एथनोग्राफिक अप्रोच, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच या फिर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अब एक बात खुद सोचने की कोशिश कीजिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती क्या है? जिसमें तुम्हारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, सबसे बड़ी बात स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। और जहां पर हमारे पास ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल डाटा होता है वो कौन सी रिसर्च होती है? वो होती है डिडक्टिव रिसर्च। और आपको ये भी पता होगा डिडक्टिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है? स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस के थ्रू आप कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो कि जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो कौन सी रिसर्च होती है? दैट इज बेसिकली अवर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, चीजों को सामने लेके आ सकते हो। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। सो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इज द राइट आंसर। In the research method, generalization may be made that will be applicable to other situation of the same type. What it is called? देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते ना तो भी आप इसको लगा सकते थे। ब्लाइंड स्टडी, पैनल स्टडी, केस स्टडी या कोहर्ट स्टडी, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन से आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो सेम टाइप से आप इसको निकाल सकते हो। तो जो सेम सिचुएशन होती है वो कौन सी स्टडी होती है? ठीक है, ये गलती से यहाँ पे केस स्टडी क्लिक हो गया है, ये कोहर्ट स्टडी होता है। कोहर्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? जब एक कंसेप्ट की एप्लीकेशंस को किसी दूसरे कंसेप्ट पे अप्लाई किया जा सकता है। को का मतलब सेम होता है ना, मतलब जैसे लोग जो जैसे वो तो को पार्टनर है, को रिलेशन होता है। तो यहां से को से मतलब क्या हुआ? सेम। को से आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, सेम होता है। अब आप लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, पैनल स्टडी और ब्लाइंड स्टडी को सर्च करके देख सकते हो, गूगल करके देख सकते हो कि पैनल स्टडी क्या होता है और ब्लाइंड स्टडी क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोहर्ट स्टडी था, नेक्स्ट टाइम केस स्टडी हो सकता है या पैनल स्टडी हो सकता है या ब्लाइंड स्टडी हो सकता है या डबल साइड ब्लाइंड जो डबल ब्लाइंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द ओनली थिंग इज कि आप साथ ही साथ चीजों को क्या करते रहो, समझते रहे।
द इजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज समेटेड रेटिंग स्केल इज सब। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था समेटेड। समेटेड रेटिंग स्केल कौन सा होता है? गटमैन है, लिकर्ट है, थंडरस्टोन है या एमएलए स्टोन है। तो देखिए हमें स्केल्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग तरीके के स्केल है। तो जो सबसे आसान स्केल होता है जिसको सबसे ज्यादा रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है या जिसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होती है वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है लिकर्ट स्केल। ठीक है, ये 5 लेवल स्केल होता है, जैसे एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, एक्सीलेंट, सुपर, इस तरीके से क्या बनाए जाते हैं? स्केल बनाए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, 4-5 लेवल के स्केल होते हैं और फिर उसके हिसाब से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। टिक मार्क है या फिर इंसिडेंस मेथड है, कोई भी मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो ये सारे स्केल आपको अच्छे से पता होने चाहिए, गटमैन, लिकर्ट और थंडरस्टोन और एमएलए स्टोन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरीके से होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, 50-50, लेस इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा स्केल है वो बनाया जाता है। रिसर्च दैट फोकस ऑन सोशल इनक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इज कॉल्ड। मैन और वुमेन के बीच में जो सोशल इनक्वालिटी है उस पर जो रिसर्च होती है उसको कौन सी रिसर्च बोला जाता है? दैट इज नोन एज फेमिनिस्ट रिसर्च। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम तो कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी क्यों नहीं हुआ? देखिए कंपैरेटिव स्टडी वहां होता है जहां पर आप किसी कल्चर को, किसी ग्रुप को, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, बट यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी की बात हो रही है। तो इस वजह से जो ये रिसर्च हो जाएगी वो हमारी कौन सी रिसर्च होगी? दैट इज फेमिनिस्ट रिसर्च। कौन सी रिसर्च हो जाएगी? फेमिनिस्ट रिसर्च हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था कोहर्ट स्टडी आपको पता है, पैनल स्टडी आपको पता है, डबल ब्लाइंड और ब्लाइंड स्टडी। मतलब ये चारों तरीके की स्टडी को ना एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया तो नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। तो आप कोई भी चांस मत जाने दीजिए, जो आपको बताया जा रहा है उसको साथ ही साथ कवर अप करते रहिए। When researcher does not know identity of experimental and placebo group, the study is known as। ना तो उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में पता है, ना ही उसको कंट्रोल ग्रुप के बारे में पता है, तो ये होती है हमारी डबल ब्लाइंड। इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड। ब्लाइंड होती है वो एक साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, दूसरी साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन होती है, बट डबल ब्लाइंड में आपको दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। In research, reliability is that quality of measurement procedure which provides। अब देखिए reliability का सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, R को C से याद करते हैं, that is consistency। क्या होती है? कंसिस्टेंसी होती है। तो रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड या स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, रिपीटेड मतलब बार बार रिपीट किया जाए और ये वैलिडिटी को लीड करती है। ठीक है, हम बोलते हैं कि रिलायबिलिटी से वैलिडिटी तक हम पहुंचते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, अगर आपने वो मेरे 27-28 लेसन देखे हैं जो मैंने रिसर्च के आपको दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आपको सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएगी। A questionnaire that offer no scope for any respondent's own view is called। एक ऐसा क्वेश्चनर जिसमें रिसर्चर के अलावा जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनके पास कोई स्कोप नहीं होता कुछ भी करने का, उसको क्या बोला जाता है? क्लोज एंडेड, शेड्यूल्ड, ओपन एंडेड या अनस्ट्रक्चर्ड। देखिए आप पेपर में जाओगे वहां पे आपके पास अपनी तरफ से कोई स्कोप होगा चीजों को करने का? बिल्कुल नहीं होगा। यू हैव टू क्लिक द आंसर A, B, C और D। दैट इज नोन एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। ये ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें आप डिस्क्राइब कर देते हो चीजों को। ठीक है, अपने वर्ड्स में, जैसे आप एमकॉम में, बीकॉम में पेपर देते थे ना फाइनल एग्जाम, वो हमारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इस वजह से उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोल दिया जाता है। और ये वाले होते हैं वो हमारे होते हैं क्लोज एंडेड। कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये क्लोज एंडेड होते हैं। राइट, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आप देखोगे कि काफी सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछे गए हैं और आसानी से आप इनको क्या कर सकते हो? आंसर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है, आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च स्टडी द ऑब्जर्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर कंसीडर्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और बहुत से स्टूडेंट इसको डिपेंडेंट बोलते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। रिसर्च स्टडीज द ऑब्जर्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम विच। तो स्टडी तो हम इंडिपेंडेंट को ही करते हैं ना, इंडिपेंडेंट में चेंज करने के बाद डिपेंडेंट को ही तो ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाना था। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको इंडिपेंडेंट लगा दिया और उस चक्कर में इनका क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया करो, ऐसा ही नहीं कुछ भी बना दिया। क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक आपको वो दिमाग में सेट नहीं होता ना कि एक्चुअली में पूछा क्या गया है, तब तक आप उसका आंसर मत करिए। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से काफी क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप हैज अ पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च आपको लास्ट 4-5 साल से लगातार हर बार पूछा जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ना एनटीए के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, तो एक्शन रिसर्च आपको बार बार पूछा जाता है। तो इसके स्टेप्स, इसके फीचर्स, हर चीज को अच्छे से याद कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सो एक्शन रिसर्च क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, द फिश बॉल ड्रॉ इज अ मेथड ऑफ ड्राइंग। फिश बॉल मतलब आपने देखा होगा जैसे ऐसे पॉट होता है, उसके अंदर ऐसे पेपर पड़े होते हैं, ठीक है। तो जब उसमें से सैंपल निकाला जाता है, वो कौन सा सैंपल होता है, दैट इज बेसिकली रैंडम सैंपलिंग। क्योंकि एक लॉटरी मेथड होता है ना, जैसे लॉटरी मेथड होता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम लॉटरी मेथड होता है। जैसे लॉटरी निकाली जाती है ना, रैंडमली किसी से भी कुछ भी निकाल दिया जाता है। जैसे देखिए ये इस तरीके से होता है ना, ये देखो ऐसे एक बॉल होता है, ठीक है, फिश बॉल इसको बोला जाता है। और उसमें ये जो पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी पेज निकाल सकते हो, किसी का भी नंबर आ सकता है। मतलब हर बंदे की इक्वल पॉसिबिलिटी है सिलेक्ट होने की। तो इस तरीके से ये जो हो जाएगा हमारा, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फोर्थ, दैट विल बी रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं, होप कि आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोल देते हैं। जो पायलट स्टडी होती है उसको कौन सी स्टडी बोला जाता है, डिस्क्रिप्टिव, फिजिबिलिटी, कोरिलेशन या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। देखिए पायलट स्टडी क्या होता है, पायलट स्टडी को आप प्री टेस्टिंग भी बोल सकते हो। पायलट स्टडी इज आल्सो नोन एज प्री टेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई मेन टेस्टिंग करने से पहले एक प्री टेस्टिंग करते हो। क्या देखने के लिए, किसी भी चीज की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस देखने के लिए, राइट। जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो डायरेक्ट ही नहीं लॉन्च कर देती, वो क्या करती है, पहले उसको लॉन्च करने से पहले उसका सैंपल लॉन्च करती है, ये देखने के लिए लोग उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कौन कौन सी उसमें अच्छी चीजें और कौन कौन सी बुरी चीजें। तो पायलट स्टडी बेसिकली किस चीज के लिए की जाती है, ये फिजिबिलिटी चेक करने के लिए यूज की जाती है। व्यवहारिकता अध्ययन होता है ये देखने के लिए कि ये जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये फिजिबल भी है या नहीं है, किस तरीके से ये मार्केट में काम करेगा या नहीं करेगा। उसी तरीके से रिसर्च को करने से पहले भी हम एक पायलट टेस्टिंग या पायलट स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है क्या वो फिजिबल है, क्या उससे हम आउटपुट निकाल सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। बट ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इसमें। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसमें रिसर्च को किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस या रिसर्च पैराडिग्म। देखिए एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर पूरी रिसर्च आपकी फॉल करती है, जिसमें सारी रिसर्च को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है रिसर्च डिजाइन। मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज जस्ट द डिजाइन ऑफ अ रिसर्च। डिजाइन ऑफ अ रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि हम रिसर्च करने से पहले पूरा सिस्टम बना लेते हैं कि ये रिसर्च कैसे की जाएगी, क्या क्या इसके एलिमेंट्स होंगे, कौन सा सैंपल लिया जाएगा, कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, कौन सा मेथड डाटा कलेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा टेस्ट लगाया जाएगा। मतलब हर चीज हम पहले से ही प्री डिसाइडेड कर लेते हैं। वो किस में की जाती है, वो रिसर्च डिजाइन में, अनुसंधान डिजाइन बोल दिया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर हमारा ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। We just create the blueprint। जब एक ब्लूप्रिंट हमारा प्रॉपर बन जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा देते हैं। सो वैचारिक ढांचा जिसे एक शोध होता है, आयोजित कहा जाता है, किसको बोला जाता है, अनुसंधान डिजाइन। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, रिसर्च डिजाइन होता है। ओके, द टाइम फ्रेम इन विच स्टडी एक्सप्लोर अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड। एक टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम को क्या बोला जाता है जिसमें एक स्टडी को क्या किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, या एक टाइम फ्रेम जिसमें एक स्टडी, किसी चीज को स्टडी किया जाता है। वो रेफरेंस पीरियड होता है, वो एज होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, या वो रेट्रोस्पेक्टिव टाइम होता है। देखिए इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि एज और लॉन्गिट्यूडनल तो किसी तरीके से नहीं आया था, उन्हें लगा था रेट्रोस्पेक्टिव टाइम या फिर रेफरेंस पीरियड। देखिए अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे ना इस क्वेश्चन में, तब भी आप इसका आंसर निकाल दो कि इसका आंसर होता है हमारा रेफरेंस पीरियड। क्यों, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइम फ्रेम इन विच स्टडी एक्सप्लोर अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड। मतलब जितने टाइम के लिए हम उस स्टडी को रेफर कर रहे हैं, एक्चुअली में बात तो यही बोली जा रही है ना, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, किस जितने टाइम पीरियड के लिए हम उस स्टडी को रेफर कर रहे हैं उसको क्या बोल दिया जाता है, दैट इज नोन एज रेफरेंस पीरियड। रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं आएगा, ये तो पास्ट की बात हो रही है रेट्रोस्पेक्टिव, बट रेफरेंस पीरियड जिसमें एक्चुअली में हमने उस सिचुएशन को रेफर किया है ना, उस चीज के बारे में बात की जाती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रेफरेंस पीरियड।
राइट। The major characteristics of correlation analysis is the correlation और regression में difference क्या होता है? correlation आपको basically association के बारे में बताता है कि दो वेरिएबल आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, और जो रिग्रेशन होता है वो आपको कॉज और इफेक्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कॉज और इफेक्ट के बारे में बताता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा मतलब लाइक डिफरेंस अमंग द वेरिएबल्स दिखाता है, वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स दिखाता है, एसोसिएशन अमंग वेरिएबल या रिग्रेशन अमंग वेरिएबल्स। तो मैंने अभी आपको बता दिया है जो कोरिलेशन होता है बेसिकली इट टॉक्स अबाउट एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। इट टॉक्स अबाउट एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स कि ये जो वेरिएबल्स हैं उनमें क्या एसोसिएशन है, उनमें किस तरीके का एसोसिएशन है, उसको बोल दिया जाता है कोरिलेशन एनालिसिस। राइट, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अ शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन इज रिएक्टिव इफेक्ट, मैचुरेशन इफेक्ट, रिग्रेशन इफेक्ट या कंडीशनिंग इफेक्ट। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हमारा रिग्रेशन इफेक्ट, क्योंकि रिग्रेशन जो वर्ड होता है ना, रिग्रेशन का अपना मतलब क्या होता है? स्टेपिंग बैक। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? स्टेपिंग बैक, मतलब जहां से आप चले थे वहीं पे आप जा रहे हो, या आप बोल सकते हो कि एक नोन वेरिएबल से आप अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। तो एक तरीके से जो शिफ्ट होता है 2 पॉइंट्स डाटा का बीच में, उस तरीके से जो डाटा कलेक्शन किया जाता है या उस तरीके का एटीट्यूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज रिग्रेशन इफेक्ट। क्या बोल दिया जाता है? दैट इज नोन एज रिग्रेशन इफेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, रिग्रेशन इफेक्ट है। अब आप लोग क्या कर सकते हो? आप रिएक्टिव, मैचुरेशन इफेक्ट और कंडीशनिंग इफेक्ट इन सभी को गूगल कर सकते हो। मैंने आपको बार बार बोला, आज से 3 महीने पहले मैंने आपको एक हैबिट क्रिएट करने को बोला था कि आप एक हैबिट क्रिएट करो, डेली 15 मिनट कम से कम गूगल किया करो जो चीज आपको नहीं समझ आती। 15 मिनट गूगल करोगे ना तो 3 महीने में इतनी मोटी कॉपी आपके पास बन जानी चाहिए थी, इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के पास होती जो कि दूसरे स्टूडेंट्स के पास नहीं होती। तो इस वजह से ये सारी चीजें भी आपको वहां से ही सीखने को मिल सकती हैं। ओके, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर कॉल्ड नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन से होते हैं? स्नोबॉल आएगा, कोटा सैंपलिंग आएगा, मतलब तीसरा और पांचवा तो आएगा। तीसरा और पांचवा कहां पे है? तीसरा पांचवा यहां पे है, तो इसका मतलब दूसरा भी आएगा, डायमेंशनल भी आ जाएगा। तो सही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास था नहीं इसमें, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा और पांचवा, ठीक है। ये ऑप्शन किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से क्लिक किए जाते हैं, वो मैं आपको पहले के क्लासेस में भी समझा चुका हूं, अभी समझाता रहता हूं, तो ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो ऑप्शंस जब ज्यादा होती है ना, तो उसमें तो क्वेश्चन को बनाना और भी काफी आसान हो जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग होता है, वो क्या होता है? स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है? एक तरीके से नेटवर्क होता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 है ना। जैसे मैंने आपको मूवी बताया थी जय हो, जो जय हो मूवी थी उसमें ये इसी तरीके की चेन चलती थी। तो जब चेन सैंपलिंग होता है इसको हम नेटवर्क सैंपलिंग भी बोलते हैं। सो नेटवर्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान थे, मैं सोच रहा था कि यार एनटीए ने इस लेवल के क्वेश्चन भी आपको पूछे, फ्री के नंबर आपको दिए जा रहे थे। रिसर्च डिजाइन दैट नीड टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। लगातार जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है वो कौन सी रिसर्च होती है? लॉन्गिट्यूडनल, प्री, पोस्ट, क्रॉस सेक्शनल या डबल कंट्रोल। सिर्फ नाम कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग तरीके की रिसर्च बनाई है। आपको भी पता है कि जब हम एक ही वेरिएबल के बारे में लंबे समय तक स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। मतलब आज एक बंदे के बारे में स्टडी किया 4 महीने के बाद, फिर उसके बारे में स्टडी किया 8 महीने के बाद, फिर 12 महीने के बाद, फिर 16 महीने के बाद। जब इस तरीके से आप लगातार किसी बंदे के बारे में स्टडी करते रहते हो, दैट बिकम्स द longitudinal study design. That is the longitudinal study design, अद्वैधिक अध्ययन डिजाइन। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास है नहीं। मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने मेरे वो 27 के 27 लेक्चर देखे हुए हैं ना, मैं रिसर्च के, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, या आपने मेरा 100 लेसन वाला कोर्स देखा है जो अनअकैडमी पे अवेलेबल है, तो आपको रिसर्च में पूरी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इतने अच्छे तरीके से वहां पे चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। In which of the following research paradigm the focus of concern is interpreting reality in terms of participant perspective? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव होता है वो कहाँ पे देखा जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ एथनोग्राफिक रिसर्च में देखा जाता है। कहाँ पे देखा जाता है? एथनोग्राफिक रिसर्च। वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एथनोग्राफिक, फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, इन चीजों को गूगल कीजिएगा, इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। मे भी आप लोगों ने किया होगा, अगर किया होगा तो डेफिनेटली आप ही को इस चीज का फायदा होगा, किसी दूसरे पर्सन को इसका फायदा नहीं होगा।
और ये तो कुछ चीजें आती हैं, ठीक है, एरिक मेडलाइन या एएन इनफॉर्म है, ये बेसिकली लाइक ई गवर्नेंस जो आ जाता है, या फिर रिसर्च और जो हमारा आईसीटी है उसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के लिए यूज होते हैं। तो एक आधा क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था टेंटेटिव प्रोपोजिशन विद unknown validity that specify a relationship between two or more variable is called problem, proposal, design और hypothesis। So simple question, hypothesis बोलते हैं जिसकी वैलिडिटी के बारे में हमें नहीं पता होता। मैंने आपको पहले बताया है, इसकी वैलिडिटी के बारे में आपको नहीं पता, इट कैन बी वैलिड, इट कैन बी इनवैलिड। इसी को चेक करने के लिए तो हम रिसर्च करते हैं। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर आ गया हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 मैराथन्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कल सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक लगातार 5 दिन 5 मैराथन चलने वाली हैं पेपर 1 की, जिसमें 100% श्योर टॉपिक्स। मैंने ऐसी मैराथन पहले भी चलाई थी, आप लोगों को याद होगा, पिछले महीने के एंड में हमने चलाई थी और कितना अच्छा रिस्पॉन्स था। आप सभी लोग ज्वाइन करो, चाहे आपका पेपर 10 दिन के बाद है, 15 दिन के बाद, चाहे 20 दिन के बाद। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो इसका एडवांटेज आप जरूर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और टेलीग्राम पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, वहां पे मैंने प्रॉपरली आपको बता रखा है कि आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज इसको मिस मत कीजिए। स्टूडेंट्स की फीडबैक ऐसी आ रही है कि अगर आपने मेरी मैराथन क्लासेस को मिस किया तो इसका सिंपल सा मतलब आप अपने जेआरएफ को मिस कर दोगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं।